नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बिहार भूमि सर्वेक्षण का मैं एक और भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और यह भाग इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी पूरे वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो जाएगा। यानी कि जो आप चाह रहे हैं, जो मन में शंकाएं हैं, सारे शंका का समाधान है इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी होता है तो आपको पूरा ही देखना चाहिए ताकि आपको सारे मसला इसमें क्लियर हो जाए, आपको लगे नहीं कि मेरी कोई चीज छूट गया है। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह की शंकाएं हैं और मेरे पास कई फोन्स आ रहे हैं, कई बातें हो रही हैं। अब मैंने सोचा कि अब किस किस को कितना जवाब दें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ एक वीडियो के अंदर सारे शंका का समाधान है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं। भूमि सर्वेक्षण क्या है, उद्देश्य, यह लोगों के लिए क्यों जरूरी है। मैं आपको यह पूछना चाह रहा हूं, सरकार ने जो कराया था क्यों जरूरी है। अगर कोई पूछता है आपसे तो क्या बातें हो सकती है, तो यह जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में कई जगहों पर काफी पुराने खतियान के आधार पर काम चलाया जा रहा है। सर्वे का फायदा भी बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य पुराने खतियान को अपडेट करना है, जिसमें जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े बदलाव शामिल होंगे। जो खरीद बिक्री में जो समस्या आ रही है उस सबका मतलब समाधान होगा। नए जनरेशन के लोगों के बीच जमीन का बंटवारा होता है तो इस कारण से परेशानी होती है। नए लोगों को पता नहीं बहुत सारी चीजें, और जब बंटवारा होता है तो बहुत सारे परेशानी होती है। वो परेशानी सब क्लियर हो जाएगा। इन सब कारणों से बिहार में भूमि विवाद बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर जब नए लोग हैं उसको कुछ पता ही नहीं है, न खतियान, न कुछ खाता, न खेसरा, न कुछ, और जब बंटवारा के समय आता है तो जो जानकार होता है वो बरगला देता है, जो जानकार नहीं होता है वो बरगलाता है, और जो समाज के कुछ इधर उधर लोग उसको बहला दिया, उसको फुसला दिया, और मार झगड़ा, लड़ाई पीट, केस मुकदमा सब शुरू हो जाता है। तो इस सर्वे के बाद इसमें 99% तक कमी आएगी ऐसी चीजों में। समस्या के समाधान के लिए सर्वे अथॉरिटी की तरफ से टीम ग्राउंड जीरो पर जाएगी और एक प्लॉट का सर्वे करेगी जो आपने भर के दिया होगा, जो आपने फॉर्म 2 में भर के दिया होगा उसका। इसके लिए आम सभा भी की जाएगी। जैसे विचार में चल रहा है कि किसी भी तरह की कोई समस्या होगा या कोई बातें होगी तो आम सभा में निपटाया जाएगा। इससे एक एक डिटेल को तैयार किया जाएगा। निसंदेह प्रोसेस कठिन है, ऐसा इजी नहीं है, कठिन है, लेकिन इसका परिणाम बेहद अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। जो सवाल लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं, लेकिन सर्वे आम लोगों के हित में ही है। हालांकि सरकार 1 साल में इस सर्वे को पूरा करने का दावा करता है, परंतु ऐसा लगता नहीं है। अगर बहुत ही अनुशासित होकर के बिल्कुल फेयर तरीका से सर्वे अगर किया जाए तो यह अगले 2-3 साल में पूरा होगा। यह सरकार भी जानती है, आप भी जान ले, और नहीं जानते हैं कोई तो, पर भी 1 साल में तो पूरा होने का कोई चांस ही नहीं बन रहा। 2-3 साल लग सकता है अगर बिल्कुल फेयर तरीका से, बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल अनुशासित होकर करे तो। अब आपके प्रश्न आता है सर्वे क्या है और ये क्यों जरूरी है, तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ। अगर हम ये समझना चाहे कि यह सर्वे क्या है तो हम कहेंगे कि आजादी से पहले ही एक सर्वे हुआ था, बाद में 1960 के दशक में एक रिवाइज सर्वे किया गया था। यह सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिवाइज सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। बहुत जिलों में उसके सही रिकॉर्ड तक नहीं है। अभी वर्तमान में जमीन की क्या हालत है इसे लेकर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सरकार का रिकॉर्ड ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से चल रहा है, यानी कि दादा परदादा के नाम से चल रहा है। इस कारण से खरीद बिक्री में बेहद परेशानी हो रही है, दाखिल खारिज में बेहद परेशानी, जमाबंदी कायम करने में बहुत सारी परेशानी हो रही है। इस मामले में सरकार की नीयत बिल्कुल सही है। लैंड का रिकॉर्ड अप टू डेट होनी चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। अभी जो है उनके नाम पर उनका रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। मेन मकसद सर्वे का यही है ताकि आने वाले जनरेशन में किसी तरह से कोई समस्या ना हो। अभी अगर नए जनरेशन को पूछ दिया जाए कि खतियान क्या है, रैयत क्या होता है, तो उसको कुछ नहीं पता। तो खतियान भी जानना जरूरी है। खतियान जमीन से जुड़ा एक दस्तावेज होता है। इसे सर्वे में बनाए जाने वाले अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है। खतियान में हर जमीन के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, रकबा, प्लाट नंबर, मौजे का नाम, परगना, तौजी नंबर, जिला, सरकार का नाम और उनका पूरा पता। साथ ही खतियान में हर किसान के प्लॉट का क्षेत्रफल, एकड़, डेसिमल, कट्ठा, बीघा और हेक्टेयर में लिखा होता है। इसको एक खतियान कहते हैं। गैर मजरूआ जमीन क्या होता है?
गैर मजरूआ जमीन पर पीछे मैंने एक वीडियो बनाया हो विस्तार से है, उनको आप जरूर देखें। अभी मैं इस पे गैर मजरूआ जमीन, नए जनरेशन को पूछिए गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये गैर मजरूआ जमीन आम से खास कैसे बन जाता है आपको मैं समझाता हूँ। गैर मजरूआ जमीन वो जमीन है जिसका खतियान के आधार पर कोई भी निजी स्वामित्व नहीं है, खतियान के आधार पर कोई निजी मालिक नहीं है। अंग्रेजों के समय में ऐसे जमीनों के लिए एक मध्यस्थ बनाकर रखा गया था। इसके अंतर्गत भी दो भाग हैं, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। यहां पर एक समझने वाली बात है, अगर गैर मजरूआ जमीन किसी एक ही परिवार के पास लंबे समय तक रह गया, गैर मजरूआ आम जो है किसी एक ही परिवार के पास लंबे समय तक रह गया तो उसका नेचर बदल जाता है और वो अब गैर मजरूआ खास बन जाती है या खास बन गई है। अगर किसी के घर में या किसी के घर के सामने की कोई जमीन गैर मजरूआ है और उस पर लंबे समय से हमारा कब्जा है तो वो गैर मजरूआ खास बन गया, यानी कि गैर मजरूआ वो खास हमारे पास हो गया। ऐसे में नए सर्वे में गैर मजरूआ मालिक के तौर पर व्यक्ति का नाम जाएगा। अब होता है सर्वे कैसे होगा, कितने प्रकार का होगा, तो सर्वे दो प्रकार का होगा। सर्वे का आधार दो होगा, एक होगा टाइटल, दूसरा होगा पोजीशन। सर्वे का दो आधार होगा, एक टाइटल, दूसरा पोजीशन के आधार पर होगा। जमीन का टाइटल फिक्स करना सरकार के अंदर नहीं है। जमीन का टाइटल कौन है क्या है उसको फिक्स करना सरकार की बस की बात नहीं है, उसके अंदर आता भी नहीं है। हालांकि प्राथमिक तौर पर यह सर्वे में तय करना होगा कि इस जमीन पर टाइटल किसका है, यानी कि किसका प्रभुत्व है। साथ ही सर्वे में पोजीशन भी देखना होगा कि जमीन का टाइटल पर कब्जा एक ही व्यक्ति के नाम है या नहीं। जमीन पर कब्जा का आधार क्या होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये भी नहीं आज के जनरेशन को पता है, तो समझाता हूं। जमीन पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो सर्वे में देखा जाएगा कि उसका आधार क्या है। कोई भी जमीन अगर उसके पास आया है और वो उनके ऊपर दावा करता है तो वो या तो खरीदने के बाद आया होगा या उसे गिफ्ट मिला होगा या विरासत में मिला होगा। तीनों में से कोई एक माध्यम से जमीन उसको प्राप्त हो गया और प्राप्त हुआ होगा। जमीन पर स्वामित्व के लिए लोगों को दिखाना ही होगा कि किस माध्यम से मेरे पास ये जमीन आया है। तीनों में से किस माध्यम से, या खरीदे हैं या पुश्तैनी है या दान में मिला है। तीनों में से किसी न किसी माध्यम से आया होगा तो उसका मैं मालिक हूं, तो किस माध्यम से आया है वो आपको दिखाना होगा। इसके लिए जरूरी कागजात सर्वे के दौरान पेश करना होगा। जैसे मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं, किसी भी तरह के बंटवारा हो, सेल हो, कबाला हो, रसीद कटा हुआ हो, पुस्ता के कोई पुश्तैनी के वाला हो, और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि अगर आपस में हुआ तो जमीन बंटवारा का कोई पेपर हो, शेड्यूल हो, पंचायत पेपर हो, कुछ भी है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एक सवाल यह भी आता है कि दान के माध्यम से मिले जमीन के लिए क्या है प्रावधान सर्वे करने का, उसका सुन लीजिए। दान के माध्यम से कई लोगों के जमीन मिले हैं, कई लोगों को जमीन मिले हैं। कई जगहों पर इसे लेकर लोग के पास कोई कागजात नहीं है। किसी के कई जगहों पर देखा गया लोगों के पास कोई कागजात नहीं है और नहीं होते हैं। ऐसे में दान करने वाले परिवार के पाले में पूरी तरह से मामला चला जाएगा। अगर हमारा दादा ने, हमारे परदादा ने किसी को दान कर दिया और उसके पास किसी मंदिर में दान कर दिया, किसी मस्जिद में दान कर दिया, कहीं दान कर दिया, लेकिन कोई पेपर बना के नहीं दिया, कोई पेपर नहीं है, तो यह मामला उसके पोता के पक्ष में चला जाएगा। अगर वो परिवार अपने आप को उस जमीन से अलग कर लेता है तब ही दान में मिले जमीन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को मिल सकता है। यानी कि हमारे दादा ने किसी को दान कर दिया और हम मान लेते हैं चलो ठीक है, कोई कागज नहीं है, पत्थर नहीं है, ठीक है, दान कर दिया तो कर दिया, चलो ठीक है, मान ले, तभी उनका हक होगा। अन्यथा पोता ने कह दिया कि नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं है, इसके पास कोई पेपर नहीं, मेरा ही है, तो उसे उससे जुड़े कागजात दिखाने होंगे जो दान में लिया है। हिंदू लॉ में ओरल डोनेशन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि हमारे लॉ के, हिंदू लॉ के अनुसार अगर मुंह से कह दिया दान चला गया, ये सब कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पेपर जरूरी है। अगर डोनर फैमिली बात से हट जाए तो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि लोग अगर कह देते हैं मेरे दादा परदादा ने दिया था, मुझे नहीं पता, नहीं दिया होगा, तो दान लेने वाले परेशान हो सकते हैं। बिहार के बाहर रहने वाले लोग इस सर्वे में कैसे ले सकते हैं हिस्सा? आपने कई वीडियो देखा होगा, कई बातें सुना होगा कि यहाँ और घर बैठे कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं।
आप इसको बिल्कुल अक्षर से समझिए। वैसे लोग जिनके जमीन बिहार में है लेकिन वो बिहार में नहीं रहते हैं, उनके लिए फिजिकली उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, ये मैं भी कह रहा हूं। सरकार की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है, वो अपने टाइटल का पेपर उस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जहां तक बात है प्लॉट का पोजीशन साबित करने के लिए, तो वो उनके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं ताकि उनके जगह पे वो रिप्रेजेंट करे। अगर पोजीशन में परेशानी होती है, तदुपरांत भी परेशानी होती है, तो उन्हें एक बार उस जगह पर आना जरूर होगा। विवादित मुद्दे को लोगों को आना ही पड़ेगा। अगर कोई मुद्दा विवादित हो जाता है या पोजीशन सेट नहीं हो पा रहा है तो आपको आना बहुत जरूरी होगा। लेकिन अगर जमीन पर कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, सीधे हो रहा है, तो बिना आए भी इसे पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर आपके नाम से कोई कवाला है और आप खुद हैं, आपने खुद जमीन परचेज किया है, तो माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने बोला है परसों कि भाई नहीं, किसी को कुछ न दिखाने की जरूरत है, सिर्फ फॉर्म 2 भरें, अपना कवाला लगाए, आपका सर्वे जमीन का हो जाएगा, पोजीशन कायम हो जाएगा। अब बात आता है जिनका कागजी बंटवारा नहीं हुआ है, उनके लिए क्या प्रावधान है, वो कैसे करेंगे अपना सर्वे। तो मैं उसको भी स्पष्ट कर दूं, ये सारे चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इसी सारे कागजात, इसी सारे प्रश्न आंसर से आप सर्वे करवा सकते हैं और किसी से उस प्रश्न का समाधान, जो प्रश्न अगर करे तो इस उत्तर से आप समाधान दे सकते हैं उनको। अब आते हैं जिनके कागजी बंटवारा नहीं हुआ, उसके लिए क्या प्रावधान है। जिन लोगों का कागजी बंटवारा नहीं हुआ है, आपसी सहमति से, पंचायत से या अन्य माध्यमों से बंटवारा किया गया है, यानी कि पंचायत के कर लिया, शेड्यूल बन गया, आपसी मतलब कागज पत्र नहीं, आपसी में बैठ करके गांव समाज के रिलेशन के लोग कर देता है, वो रखना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए वंशावली का सिस्टम बनाया है। खतियान जिनके नाम से है, वहां से लेकर अब तक का वंशावली का निर्माण कर इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। आपने 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, या चाचा है, ये है, अगर वो उसमें कागजी बंटवारा नहीं हुआ है, जो भी अलग अलग हुआ है, तो वो आप क्या करें, जहां से खतियान शुरू हुआ है उस वहां से खतियान से लेकर के एक शेड्यूल बनाए, वंशावली बनाए, और वंशावली बनाने के बाद टोटल के टोटल नीचे लिख दे कि ऐसे ऐसे चीज है, और वंशावली के अनुसार आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे हालत में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी तरह का कोई विवाद है और कोई भी पक्ष हिस्से को लेकर दावा करता है, तो बिना कागजी बंटवारे में समस्या हो सकती है और विवाद अदालत तक पहुंच सकता है। कोई पक्ष अगर ये कह दे कि नहीं जी ऐसा तो है ही नहीं, ये चीज मैं मानने को तैयार नहीं हूं, अगर पेपर ऊपर किसी के पास कुछ नहीं है और जिसके पास पेपर है, जो कुछ बातें अगर वो मानने को तैयार नहीं है, तो ये मामला विवाद हो जाएगा और अदालत तक पहुंच सकता है। जमीन एक्सचेंज या बदलेन करने वालों के लिए क्या प्रावधान है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूर्वज क्या होता था, मौखिक बदलेन कर ले, मैं तू यहाँ चले जाओ मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तू यहाँ चले जा मैं मुझे ये दे दे, यानी कि तुम सीधा कर लो, सब मौखिक बदलेन होता था। अब जब उनके नए जनरेशन आया तो उस कई जगह मान रहे, कई जगह नहीं मान रहे, तो उसका क्या प्रावधान है। जमीन एक्सचेंज या बदलेन केस में भी अगर दोनों पक्ष की तरफ से सहमति है तो फिर कोई समस्या नहीं है, यानी कि दोनों पक्ष के तरफ से सहमति बन गई तो कोई समस्या नहीं है और कोई समस्या का सामना नहीं करना होगा। सरकार उसे वैलिडेट कर देगी, यानी कि कर देगी कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और नए कागजात बन जाएंगे, फिर दोनों के पक्ष में नए कागजात बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी एक पक्ष इस बात से पीछे हट जाता है तो समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि अगर दोनों पक्ष मिल गया तो दोनों के नाम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पक्ष कह रहा है कि नहीं जी मेरा को तो है ही नहीं, मैं तो मानूंगा ही नहीं, ये तो हमारे दादा ने दिया ही नहीं था, ये उनके दादा ने लिया ही नहीं था, तो समस्या बढ़ सकती है और ये समस्या अपील में जा सकती है। अगला प्रश्न आता है, क्या कृषि योग्य भूमि और अन्य जमीनों के सर्वे में कोई अंतर होगा। तो मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल नहीं, दोनों ही जमीन का सर्वे एक ही तरह से किया जाएगा। इसमें फर्क यह है कि जमीन बसने योग्य जमीन के प्लॉट छोटे होंगे क्योंकि उसका एरिया कम होगा, तो उसकी माप छोटे इकाई से होगी, यानी कि छोटे यंत्र से होगा, लेकिन सर्वे का तरीका एक ही होगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
दस्तावेज जमा करने के लिए 1 साल का समय मिलेगा। कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 1 साल का समय मिलेगा आपको दस्तावेज जमा करने के लिए, जब आपने सर्वे के लिए प्रॉपर वे में आपने सब कुछ कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है और आपसे कोई चीज में असहमति हो गई या डॉक्यूमेंट्स आप सुपुर्द नहीं कर पाए तो 1 साल के लिए आपको समय दिया जाएगा। इस सर्वे के तहत जिन भी लोगों के पास अपने जमीन के दस्तावेज नहीं है, उनके पास संबंधित दस्तावेज को जमा करने के लिए 1 साल का समय तो होगा ही होगा। इस चीज में वो निश्चिंत रहे। और कहा जा रहा है सरकार इस सर्वे को अगले 1 साल में पूरा कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 1 साल में पूरा होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। ऐसे में अगर किसी शख्स के पास कोई जरूरी दस्तावेज जैसे वंशावली या जमीन से जुड़े अन्य कागजात ना हो तो अगले 1 साल के अंदर में अपने ब्लॉक में जाकर उस कागजात को बनवा सकते हैं। फिर और कई प्रावधान तो ऐसे हो गया कि आप सेल्फ बनवा सकते हैं। वंशावली में जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो आपको मुखिया सरपंच साइन करके दे देगा। खतियान में कोई दिक्कत है, बाद में की कोई दिक्कत है, उस ब्लॉक में जाकर के वहाँ कैंप लगे रहेंगे, वहाँ से जाकर के आप उसको निकलवा सकते हैं। कागज निकालने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। बाद में अगर किसी तरह की कोई परेशानी होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें और आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जहां तक होगा मैं आपको मदद करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो बिल्कुल ना घबराएं, किसी को 1 रुपया ना दे। दलाली शुरू हो गया है, लोगों से बात आ रही है कि दलाली कर रहे हैं लोग, पैसा मांग रहे हैं कागज पत्र बनाने के लिए। कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। खास करके वंशावली बनाने के लिए लोग बहुत सारे घूस पेंच भी शुरू हो गया है। कुछ नहीं देना है, सिर्फ अपने तरफ से पेपर सबमिट करना है, किसी जानकार के पास बैठ जाना है और सब कुछ तैयार करके देना है। बाद में कि आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से सर्वे का हर एक पहलू आपको पता चल गया होगा और आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आशा करूंगा कि आप उसको भी देखेंगे।